नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसको लेकर लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। और राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है, राष्ट्रपति शासन हमारे भारत में कब कब लागू हुआ है, राष्ट्रपति शासन क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है पटना हाई कोर्ट की अधिवक्ता समृद्धि सुमन, और हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्यावर्त टाइम्स में समृद्धि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राष्ट्रपति शासन के बारे में बताइए, भारत में कब कब लागू हुआ है और क्यों लागू हुआ है? राष्ट्रपति शासन बेसिकली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है, जिसके बाद जो कहता है कि अगर कभी भी राज्य में कानून व्यवस्था राज्य सरकार नहीं संभाल पा रही है या फिर अगर राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के किसी भी आदेश का पालन नहीं कर रही है तो उसे लगाया जा सकता है 356 के तहत। और साथ ही साथ अनुच्छेद 355 भी है जो ये बताता है कि केंद्र सरकार जो है, अगर केंद्र सरकार की ये ड्यूटी है कि उसे इंश्योर करना है कि राज्य में कभी भी किसी तरह की कोई आंतरिक या बाहर से कोई भी संकट आ रहा है तो वैसी भी सिचुएशन में केंद्र सरकार जो है वो राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस अनुच्छेद के तहत और किन किन सिनेरियो में ये लगते हैं। वेस्ट बंगाल को लेकर के इन्होंने बात भी किया कि जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर इस बात का भी अभी बहुत बार ये वार किया जा रहा है लेकर के कि इन्होंने कभी भी इस तरीके के मोमेंट को उतना सीरियसली लिया नहीं और राष्ट्रपति शासन लगाया नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे अधिक राष्ट्रपति शासन कब लगा है, किसके शासनकाल में लगा है, प्रधानमंत्री कौन थे और सबसे बेहतर तरीके से इसका इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया, और जो परिवर्तन हुए हम आपसे पहले जानना चाहेंगे बारी बारी से। अगर हम शुरुआत करें तो पहली बार राष्ट्रपति शासन साल 1951 में पंजाब में लगाया गया था। उसके बाद इसे एक राजनीतिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाने लगा कि अगर किसी राज्य में हमारी विरोधी पार्टी है तो हम वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि राज्य में जो सरकार होती है उसे भंग कर दिया जाता है। तो बाद में इसका मिसयूज़ होने लगा कि केंद्र सरकार जानबूझ के हटा रही है। तो सबसे ज़्यादा 39 बार इंदिरा गांधी की सरकार में इसे लगाया गया है। बाद में इसे लेकर साल 1978 में 44वां अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें ये चीज़ कंपलसरी कर दी गई कि आप कब कब लगा सकते हैं और किस सिचुएशंस में लगा सकते हैं। हमेशा आप नहीं लगा सकते, मैक्सिमम आप 3 साल तक लगा सकते हैं। 6 महीने तक रहता है, 6 महीने आप बढ़ा सकते हैं, बट 3 साल से ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। उसके बाद ये भी एक कंडीशन डाला गया कि 1 साल तक तो आप लगा सकते हैं, मगर उसके बाद आपको ये चीज़ दिखानी होगी कि हाँ कि उस राज्य में इलेक्शन कमीशन को इंश्योर करना पड़ता है कि आप उस राज्य में इलेक्शन हम नहीं करवा सकते, और देश में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए। अगर ये सारे कंडीशन पूरे हो रहे हैं तभी हम लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते कि हमें ये सरकार नहीं, राज्य सरकार नहीं पसंद आ रही है तो केंद्र सरकार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा के उसे हटा दे। ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो ये सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर हैं, वो सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर थी। तमाम तरह की डिबेट आए दिन हम न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी का इस्तेमाल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया है? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया। जैसे बनाया 39 बार उसे लगाया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, जिसके बाद 78 में अमेंडमेंट हुआ, संवैधानिक अमेंडमेंट, और उसके बाद उसे कम कर दिया गया। उसके बाद साल 1994 में SR बोमई का एक केस आया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसे लेकर के। उसमें ये कहा गया कि आगे से कभी भी जहाँ पे भी राज्य में लगाए जाते हैं राष्ट्रपति शासन तो फिर इसका एक रिव्यू करेगी सुप्रीम कोर्ट, और वो देखेगी कि क्या सही कारणों से लगाया गया है या नहीं राष्ट्रपति शासन, और अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट पाती है कि नहीं लगाया गया है तो वापस से वो उस राज्य सरकार का पुनर्गठन भी कर सकती है वहाँ पे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको कभी भी लगा सकते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं जी, चाहे वो राज्य सरकार हो, कोई भी भारत में राज्य हो या फिर केंद्र सरकार हो। क्या लगता है, क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि जिस पर एक कड़ा कानून बनाया जाए और भारत में आए दिन 5 साल की यहाँ बच्चियाँ से लेकर और 70 साल की बूढ़ी महिला तक सुरक्षित नहीं है?
क्या इनकी सुरक्षा के लिए कोई ऐसा मतलब कानून बनाया जा सकता है जिनसे अपराधी एकदम खौफ खा जाए कि नहीं यार हम ऐसा करेंगे तो हमको इतना दर्दनाक सज़ा मिलेगी? ऐसे अगर हम बाहर के देशों में जैसे यूएई हो गया, कतर, वहाँ पे तो सीधे कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की ही सज़ा दे दी जाती है रेपिस्टों को। बट भारत में है, लोगों का भरोसा है यहाँ की अदालतों पे, और बट कानून तो यहाँ पे भी हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून है, लोगों में जागरूकता नहीं है उस चीज़ को लेके, लोग जानते नहीं हैं। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि समय बहुत लगता है किसी भी केस को पूरा होने में, किसी भी केस के जजमेंट में। इन सब चीज़ों में बदलाव पहले होना चाहिए और लोगों में ये जागरूकता फैलानी चाहिए कि क्यों ये करना गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले निर्भया कांड हुआ और ये अभया कांड हुआ, तो लोगों में बदलाव लाने की काफ़ी ज़रूरत है। कानून तो वैसे भी हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होना चाहिए, लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, पहले लोग खुद बदले और उसके बाद देखा जाए। ऐसा नहीं लगता कि अब जैसे मोदी जी, ये भी सोशल मीडिया पे तमाम तरह से दावे चल रहे हैं कि ये भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी जी आप एक्सप्रेसवे लगातार बना रहे हैं, लेकिन इस हाईवे पर चलने के लिए आपके देश में, भारत में बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कुछ ऐसा गली बना दीजिए, एक ऐसी खूबसूरत गली बना दीजिए जहां 12 बजे रात की भी हमारी माँ और बहनें बैठकर वहां पे बातें कर सकें। क्या ऐसा कुछ हो सकता है? केंद्र की मोदी सरकार की क्या लगता है, जो मतलब एक अधिवक्ता होने के नाते आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से काम करे, क्या सिर्फ और सिर्फ स्टेज पे बयानबाजी, बड़े बड़े मंचों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को ये महिला सुरक्षा को लेकर हो, तमाम तरह के दावे जो केंद्र सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, क्या लगता है धरातल पर कितना हद तक बेहतर तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि आप तो आए दिन पटना हाई कोर्ट में जाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो उसके हिसाब से आप बताइए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़रूरी है यहाँ पे बेटे को भी पढ़ाओ, बेटे को भी बताओ कि क्या गलत है क्या सही है। हमें ये सोचना ही क्यों पड़े कि एक महिलाओं के लिए अलग से एक सड़क बनाई जाए? हम क्यों नहीं चल सकते उसी सड़क पे जहाँ महिला भी चल रहे हैं, जहाँ पुरुष भी चल रहे हैं? क्यों महिलाओं को डरने की ज़रूरत है? तो ये सिर्फ भाषणों से नहीं होगा, कानून भी होगा। और सबसे पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए, अपने बच्चों से होनी चाहिए। उन्हें बताएं कि क्या गलत है क्या सही है। इतने सारे प्रावधान हैं, इतने सारे कानून हैं, निश्चित तौर पर आपने कहा कि सामाजिक जागरूकता ज़रूरी है। एक थोड़ा सा इससे हट के प्रश्न लेते हैं और एक महिला होने के नाते, लड़की होने के नाते हम आपका ओपिनियन इस पे जानना चाहेंगे। विनेश फोगाट महिला पहलवान है, अभी ओलंपिक में गई हुई थी और माइनर से वेट के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खैर वो भी मुद्दा नहीं है। उसके पहले जिस तरीके से महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट चल रहा था और उस पर जिस तरीके से पुलिस टूट पड़े उन लोगों पर, और लगातार उनके भी हैरेसमेंट की बात सामने आई है, ना सिर्फ बात सामने आई है, प्रॉपर उस पर केस भी चल रहा है। बृजभूषण जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उन पर भी आरोप लगाए जाते हैं और फिलहाल कोर्ट के द्वारा उनको फटकार भी लगाई गई थी इस बात को लेकर कि उन्होंने कहा था केस वापस ले लिया जाए। जो चीज़ कैमरे पर दिखाई दे रही है प्रॉपर कि किस तरीके से महिला पहलवानों के, एक महिला के ऊपर लाठी चलाया जा रहा है, पीटा जा रहा है उनको। अभी जो मामला आया है बंगाल में, ममता बनर्जी की सरकार है, हवा खूब दिया जा रहा है। क्या वो शोषण नहीं है? अगर पुलिस उस चीज़ को कर रही है, किसी प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का, महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट का ख़त्म करने का, क्या वो उचित तरीका था और क्या उसको हम शोषण नहीं मानेंगे? बिल्कुल, उसे भी हम शोषण मानेंगे। कानूनी तरीके से हर चीज़ों को देखना चाहिए, यहाँ पे समय देना चाहिए। अब ये तो सरकार ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाके हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें इस तरह से प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या गड़बड़ी है हमारे सिस्टम में? इन सब चीज़ों पे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे बंगाल हो, चाहे विनेश फोगाट का इशू हो या फिर मणिपुर का इशू हो, हर जगह इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है। अभी मैं गूगल कर रहा था, मुझे एक बात पता चला कि कोलकाता में जो दुर्घटना हुई है, इसके बाद से लगभग 1000 से भी अधिक केस दर्ज हो चुके हैं इसको लेकर के। आखिर जब हमारे ये में कानून है, उसको लेकर के स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाता है, सब कुछ होता है, सज़ा होती है, फिर भी लोगों के मन में खौफ इसको लेकर के क्यों नहीं है? ठीक है, वो सामाजिक जागरूकता एक अलग विषय है, लेकिन खौफ कानून का, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे जगहों पर ऐसे प्रावधान हैं कि वहाँ पर तुरंत मौत की भी सज़ा दे दी जाती है। तो भारत इस तरीके के सज़ा को क्यों नहीं अभी तक अपने ये में ला पाया है?
जिसके वजह से काफ़ी लोगों में जो ऐसे करने वाले मनचले लोग हैं उन पर अंकुश लगाया जा सकता है? सबसे पहला तो है कि किसी भी कानूनी कार्रवाई को पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। दूसरा, हमारा भारतीय संविधान ही हर एक इंसान को फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार देता है, जहाँ हमारे पास राइट टू लाइफ है, जीने का अधिकार है, अपने पसंद के मतलब हर किसी भी केस में अपने पसंद के एक लीगल अटॉर्नी को चूज़ करने का अधिकार है, केस लड़ने का अधिकार है। तो ये सारी चीज़ें लोगों में समय लगता है। और दूसरा है कि हमारी जो भी पुलिस व्यवस्था है लोगों को बचाती है, तो ये सारी चीज़ें भी हैं जिस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, स्ट्रिक्ट लॉज की और ज़्यादा ज़रूरत है, जो है उन पे और बदलाव लाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ये बातें सच है कि हम बच्चियों की रक्षा करने के लिए क्या भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लिखे, क्या उसमें चेंजिंग की ज़रूरत है? मुझे लगता है बिल्कुल है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लाने की ज़रूरत है। संविधान ही नहीं, हमारे जो पीनल कोड्स हैं, क्रिमिनल कोड्स हैं, उनमें भी लाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आपके साथ और एक सीरीज़ करेंगे जिसमें महिला उत्पीड़न के ऊपर भी चर्चा करेंगे, दुष्कर्म के ऊपर भी चर्चा करेंगे, प्रताड़ना के ऊपर भी चर्चा करेंगे। सभी विषयों पर किस तरीके से बचा जा सकता है। तो समाज में जागरूकता फैलाने की शुरुआत सबसे पहले हम अपने चैनल के माध्यम से भी शुरू कर देना चाहते हैं, ताकि एक एक लोग तक, एक एक महिला तक हमारे वीडियोस पहुँचे और उन्हें समझ आए कि एक्चुअल में प्रताड़ना होती क्या है। बहुत सारी महिलाओं के साथ यही समस्या है कि उन्हें पता ही नहीं है कि प्रताड़ना हमारे साथ हो रही है, ये गलत है। तो ये सारे विषयों पर हम बात करेंगे और किस तरीके से इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है, और कानूनी प्रावधान जो जो उसके हैं बचने के, सामाजिक प्रावधान, कानूनी प्रावधान, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मेरे तरफ से इतना सवाल काफ़ी था इस विषय को लेकर के। आगे पूजा जी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए आपने इतना टाइम निकाला और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। धारा 356 से लेकर अब तक सारे एक एक मतलब शब्दों से जिस तरह से आपने समझाया, बहुत अच्छा लगा। और फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, और भी महिलाओं के तमाम मुद्दे होते हैं जैसे कि हमारे सहयोगी ने आपसे बताया, तो फिर हम उससे भी बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। धन्यवाद।